नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 2 फरवरी 2022 के डेली द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपको स्वागत है। एडिटोरियल क्या दोस्तों, आज तो बस बजट भरा हुआ है। 5 से 6 आर्टिकल्स बजट से रिलेटेड निकले हैं। मैं आपके साथ 3 डिस्कस करने वाला हूं। मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे जितनी इन्फॉर्मेशन दी हुई है इसको बनाने के लिए मुझे 2 वीडियोस लगेंगी। अभी के लिए मैंने 3 आर्टिकल्स टॉपिक्स शॉर्टलिस्ट किए हैं आपको समझाने के लिए। पहला तो है अ बोल्ड एफर्ट एट पब्लिक इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ। देखिए, टॉपिक यहाँ पे एक है यूनियन बजट और सब अलग अलग पॉइंट बता रहे हैं। जैसे कि पहला आर्टिकल पब्लिक इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बात करेगा, दूसरा आर्टिकल बताएगा कि कैसे इस बजट में एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर पुश दिया हुआ है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है, करंट एक्सपेंडिचर कितना है, और तीसरा आइडिया ये बताएगा कुछ दबी हुई भाषा में निर्मला सीतारमण जी के चौथे बजट को क्रिटिसाइज कर रहा है। कौन से बेसिस पे क्रिटिसाइज कर रहा है इसको देखेंगे। तो अभी के लिए मैं 3 आर्टिकल्स आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। 3 और आर्टिकल्स हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। जैसे एक आर्टिकल यहाँ पे है जो कि ये बताता है कि भाई इस बजट में हेल्थ से रिलेटेड ज्यादा चीजें नहीं दी हुई हैं। फिर एक आर्टिकल ये है जो बताता है कि इस बजट में सोशल सेक्टर से रिलेटेड चीजें नहीं दी गई हैं, ठीक है ना। फिर फोकस ऑन एक्सिलरेटिंग ग्रोथ स्टेबिलिटी। मतलब आज बजट ही बजट छाया, और ये एक्सपेक्टेड भी है कि बजट छाया रहेगा। तो ये 3 मैं आपके साथ शाम तक एक अलग वीडियो बना के डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। अभी के लिए जो शुरुआती 3 आर्टिकल्स हैं, ये सारे के सारे आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हैं। एक एक करके आपको साथ में पूरा डिस्कस करूंगा। मैंने अलग से बजट पे इसीलिए वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मुझे पता है कि द हिंदू एडिटोरियल में ही इतनी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी करंट अफेयर्स में, आपको अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये आज का एडिटोरियल, कल परसों के एडिटोरियल बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इसमें पूरा बजट, पूरा इकोनॉमिक सर्वे आपको समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, अगर अब तक आपने चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। दोनों ही चीजों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और हो सके तो ज्वाइन बटन दबा के हेल्प करें। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, डिजिटल पेन टूट गया है, अभी तक डिलीवर नहीं हुआ है। मोस्ट प्रॉब्ली आज या कल डिलीवर होगा, तो उसके बाद से थोड़ा सा यहाँ पे लिखने में आसानी रहेगी, तब तक थोड़ा एडजस्ट करिए। ओके, तो भाई बजट एम्स टू फोकस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी बट लैक्स ग्रोथ इनविगरेटिंग प्रपोजल्स। मतलब क्या बताया जा रहा है कि भाई देखिए, बजट इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की बात करता है, कनेक्टिविटी को बढ़ाने की बात करता है, लेकिन ग्रोथ प्रपोजल्स यहाँ पे नहीं है। मैं आपको एक बहुत जनरल टर्म में चीजें बताता हूँ। पूरी दुनिया में कोरोना फैला है। इस कोरोना के काल में फाइनेंशियल कैपेसिटी सरकारों की कम हो गई। ऑब्वियसली बात है, सरकार के पास पैसा कम है, और सरकारी बेसिस पे अगर आपको ग्रोथ करनी है, क्योंकि देखिए प्राइवेट सेक्टर तो पैसा लगा नहीं रहा, मार्केट बैठा हुआ है, लोगों की नौकरियां चली गई तो उनके जेब में पैसा नहीं है, तो वो जाके मार्केट में खत्म नहीं कर सकते, तो सरकार को खर्चा करना जरूरी है। अब आप बोलोगे सर सरकार खर्चा करेगी तो लोगों के पास पैसा कैसे आएगा। भाई बिल्कुल आएगा। सरकार पैसा अगर सस्ते में लोन पे मार्केट में उतारेगी, बहुत सारे अगर इंसेंटिव्स देगी, तो नए नए छोटे छोटे बिजनेस प्रोलिफरेट करेंगे, वो नौकरियां देंगे, ओवरऑल बिजनेस में और इकोनॉमी में, मार्केट में जॉब्स प्रोलिफरेट करेंगी, बिजनेस प्रोलिफरेट करेंगी। चाइना ने क्या किया, चाइना की ग्रोथ कैसे होती है, चाइना की ग्रोथ तो ऐसी होती है ना, उनकी सरकार ने भर भर के पैसा उतारा है मार्केट में। यूएस ने खुद पब्लिक इन्वेस्टमेंट लगभग 10% की है। अब वही इंडिया के कंटेक्स्ट में यहाँ पे बात की जा रही है। तो यहाँ पे ओवरऑल निर्मला सीतारमण जी की चौथे बजट को कॉमन सेंसिकल, मतलब एक कॉमन सा बजट बताया जा रहा है। बहुत सारी जगहों पे आप देखोगे कि पिछले साल जैसा बजट आया था, कुछ कुछ वैसा बजट बताया जा रहा है। कोई खास नए आइडिया यहाँ पे नहीं बताए गए। ओके, ये बोला जा रहा है यहाँ पे। फिर अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है सीतारमण जी ने। यहाँ पे जितने भी इकोनॉमिकल एक्सपर्ट्स हैं ना, वो सरकार को गरियाने लगते हैं। बजट बस मिल तो जाए उनको सामने, गरियाना शुरू कर देंगे। इस समय पे देखिए, हमें सरकार की भी प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा। पैसों की कमी है, एक लिमिट से ज्यादा उधार लेके डेवलपमेंट करना सही नहीं है। पता चला उधार में ही दब गए और पूरी की पूरी टैक्स की कमाई उधार के इंटरेस्ट में ही जा रही है। ओके, तो ये बता रहे हैं कि जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी, इन्होंने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है, रियल इनकम कम हो रही है, ठीक है ना। तो थोड़ा बहुत मिडिल क्लास को टैक्स ब्रेक देके और पुअर्स को कैश हैंड आउट देके चीजों को सॉर्ट आउट किया जा रहा है, लेकिन उतना ना मिडिल क्लास को टैक्स ब्रेक दिए गए हैं और ना ही पुअर को कैश हैंड आउट दिए गए हैं। ये सोशल सेक्टर इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। मनरेगा, हेल्थ, इस प्रकार के सेक्टर्स में सरकार ने पिछले साल से कम पैसा एलोकेट किया है। तो इस कंटेक्स्ट में बोला जा रहा है कि गरीबों को सरकार पैसा नहीं बांट रही और मिडिल क्लास को टैक्स ब्रेक नहीं दे रही। फिर ओवरऑल ये बोला जा रहा है कि अपनी बजट स्पीच में फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला कि भाई पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि जब तक सरकार ही अपनी इकोनॉमी में पैसा नहीं लगाएगी तब तक प्राइवेट सेक्टर इकोनॉमी में आके पैसा नहीं लगाएगा। पैंडेमिक के समय पे मार्केट सेंटीमेंट डाउन होता है, ठीक है ना, लोगों का कॉन्फिडेंस गिरा हुआ होता है। तो इस गिरे हुए कॉन्फिडेंस के बीच में बहुत कम ऐसे लोग होते हैं प्राइवेट सेक्टर में जो अपना खुद का पैसा आके मार्केट में लगा के धंधा करें, ठीक है ना। वो धंधा कब करेंगे, वो धंधा तब करेंगे
जब सरकार कम इंटरेस्ट रेट पे उनको पैसा लोन देने को तैयार हो। तो एमएसएमई सेक्टर, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं हूं, अब मुझे कोई एक रेस्टोरेंट खोलना है, मेरा मन है, बड़ा मन है कि एक रेस्टोरेंट खोला जाए। अब रेस्टोरेंट खोलने के लिए मुझे कम से कम, एक अच्छा रेस्टोरेंट खोलने के लिए कम से कम 1.5 से करोड़ रुपए चाहिए, 1.5 से 2 करोड़ रुपए चाहिए, अगर मुझे लखनऊ जैसी जगह पे खोलना है तो। किसी लखनऊ की पास जगह पे खोलना है तो 4 से 5 करोड़ की जरूरत पड़ सकती है, और मुंबई जैसी सिटी में खोलना है तो 10 करोड़ की जरूरत पड़ सकती है। अब इतना पैसा मेरे पास तो है नहीं भाई, मैं 60-70 हजार रुपए महीने कमाने वाला आदमी। तो उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे बिजनेस खोलना है, धंधा खोलना है, तो मैं बैंक के पास जाऊंगा, बैंक से लोन लूंगा। बैंक से मुझे अगर सस्ता इंटरेस्ट मिलता है, मान लो पीएनबी से, आप कह लो एसबीआई से, तो ये जो लोन, ये पैसा है, ये आ तो सरकार की तरफ से ही रहा है ना, सरकार ने रेपो रेट कम कर दिया, बैंकों के पास कम इंटरेस्ट रेट पे पैसा है तो आपके पास कम इंटरेस्ट रेट पे आ गया। तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट करने के सरकार के पास बहुत तरीके होते हैं। दूसरा पब्लिक इन्वेस्टमेंट सरकार कैसे होती है, मनरेगा की स्कीम के अंदर, दूसरी सोशल स्कीम, सिक्योरिटी स्कीम्स के अंदर पैसा डालती है, तो वहां से भी आप कह सकते हैं एक प्रकार का पब्लिक इन्वेस्टमेंट होता है। तो यही बोल रहा है निर्मला सीतारमण जी ने खुद माना है कि अगर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है तो ओवरऑल हमें पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाना पड़ेगा। अच्छा याद रखिए, पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर, दो तरीके के एक्सपेंडिचर होते हैं, एक तो होते हैं डेली मर्रा का खर्चा चलाने के लिए, और दूसरे होते हैं आपके एसेट्स बढ़ाने के लिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर जैसे कि फॉर एग्जांपल सरकार ने एक नया स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनवा दिया, सरकार ने नए स्कूल बनवाए, कॉलेजेस बनवाए, सरकार ने नए हॉस्पिटल्स बनवाए, ओके, सरकार ने मान लीजिए कि ओवरऑल ये पीएलआई स्कीम, बल्क ड्रग के लिए एक नई फैक्ट्री बनवा दी, उसके लिए पैसा दे दिया उधार पे। तो ये होता है आपका पब्लिक कैपिटल इन्वेस्टमेंट, आप नया एसेट बना रहे हो और फिर उस नए एसेट के बेसिस पे आप आगे डेवलपमेंट करोगे। इस बार अगर आप देखें तो बजट में 7.5 लाख करोड़ रुपए कैपिटल अकाउंट के लिए फिक्स किए गए, जो कि पिछले साल के रिवाइज्ड एस्टिमेट, अगर आप अभी का देखो, पिछला साल मतलब 2021-22, ये जो बजट की बात हो रही है 2022-23 की बात हो रही है। 2022-23 कब तक चलेगा आपको पता होना चाहिए, 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023, 1 अप्रैल 2022 टू 31 मार्च 2023, इस बजट की हम बात कर रहे हैं। अभी क्या चल रहा है, अभी चल रहा है 2021-22 फाइनेंशियल ईयर, 2021-2022 फाइनेंशियल ईयर, जो कि खत्म होगा 31 मार्च 2022 को। तो अभी के करंट फाइनेंशियल ईयर में जो रिवाइज्ड एस्टिमेट निकल के आ रहा है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 6.03 लाख करोड़ कैपिटल अकाउंट में इतना पैसा एलोकेट किया था सरकार ने। तो इस कैपिटल अकाउंट में जो भी वेपन्स वगैरह हम खरीदते हैं वो, या फिर आप कह लो कि सोशल सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, हॉस्पिटल, स्कूल, हॉस्पिटल, मतलब ड्यूरेबल एसेट्स बनाने के लिए, उन एसेट्स के बेसिस पे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, पैसा क्रिएट होगा इकोनॉमी में। और एक चीज होती है कि भाई आप सरकारी बिल्डिंगों में चलने वाली लाइट बिजली का बिल पे कर रहे हो, ओवरऑल वहां पे लोगों को तनख्वाह दे रहे हो, ठीक है ना, सरकार ने जो पहले उधार उठाया था उसके ऊपर इंटरेस्ट दे रहे हो, ये सब आता है रेवेन्यू में, ठीक है ना, या फिर करंट अकाउंट में। तो कैपिटल अकाउंट में 7.5 लाख करोड़ रुपए दिया गया है, जो कि पिछले साल के 6.03 लाख करोड़ से 24.4% ज्यादा। ये एक अच्छी बात है, मतलब सरकार यहाँ पे स्ट्रक्चरल शिफ्ट कर रही है, कैपिटल अकाउंट में ज्यादा पैसा खत्म करने की कोशिश कर रही है। फिर प्रधानमंत्री जी के गति शक्ति प्लान को भी यहाँ पे पॉइंट आउट किया सीतारमन जी ने, जिसको बोला था ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो गति शक्ति के अंदर और ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए रोड, रेलवेज, एयरपोर्ट, पोर्ट, मास ट्रांसपोर्ट, वाटरवेज, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब पे ध्यान दिया जाएगा। और ये सब आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर आते हैं। रोड बनाएगा तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रेलवे, एयरपोर्ट, पोर्ट, मास ट्रांसपोर्ट, ये कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी को कुछ पुश देते हैं, ठीक है। तो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे पीएम गति शक्ति और सरकार के कैपिटल हेड में पैसा खत्म करके, ठीक है भाई। लेकिन ओवरऑल बहुत सारी चीजों में फिर भी ऑथर बोल रहा है कि जो बजट है वो कम पड़ जा रहा है, ठीक है ना। स्पेसिफिक टारगेट्स नहीं बताए गए हैं बजट में, कुछ रोड और रेलवे के तो स्पेसिफिक टारगेट बता दिए गए हैं, बाकी जगहों पे नहीं बताए गए कि कब कितने पोर्ट बनेंगे, एयरपोर्ट बनेंगे, मास ट्रांसपोर्ट बनेगा। फिर बजट में ये बता दिया गया है कि मास्टर प्लान फॉर एक्सप्रेसवे लेके आएंगे 2022-23 में, बट इसकी कोई डिटेल्स नहीं दी गई है। फिर ये बताया गया कि 25,000 किलोमीटर रोड जोड़ी जाएगी नेशनल हाईवे नेटवर्क में, लेकिन कब तक जोड़ी जाएगी इसकी कोई डिटेल नहीं दी गई है। तो कुल मिला के यहाँ पे सरकार ने बहुत सारी स्कीमें तो अनाउंस कर दी गई हैं, लेकिन उसका एंड इम्प्लीमेंटेशन डेट, इन सब के स्पेसिफिक्स को यहाँ पे अनाउंस नहीं किया गया है। वो स्पेसिफिक्स ओवर द कोर्स ऑफ टाइम अनाउंस किए जाएंगे। ऐसा होता है बजट में, सरकार क्या क्या करने वाले होती है उसका एक लेआउट दे देती है, करती वो धीरे धीरे करके अगले फाइनेंशियल ईयर में। तो जब वो होगा तब हम उस न्यूज को डिस्कस करेंगे, ओके। फिर कुछ सेक्टर्स हैं जैसे कि हेल्थ केयर, रूरल डेवलपमेंट, इन सब में अगर आप देखो तो जो एक्सपेंडिचर है सरकार का वो कम हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप नेशनल
रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम की बात करो, नरेगा की बात करो, तो नरेगा में सरकार के जो एलोकेशंस हैं वो थोड़े कम हुए। इनफैक्ट ये जो सोशल सेक्टर है इसमें बहुत से सेक्टर्स में सरकार के एलोकेशन इन 2022-23 विद रिस्पेक्ट टू 2021-22 हल्के फुल्के कम होते नजर आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सरकार फिस्कल कंसोलिडेशन कर रही है। जिसको जिसको नहीं पता है, वैसे मैं बता चुका हूं, फिस्कल कंसोलिडेशन का मतलब होता है अपने खर्चे को सही तरीके से संभाल के करना। जैसे मैं एक इंडिविजुअल हूं, मेरी कमाई मान लीजिए 50,000 रुपए प्रति महीना है, तो मुझे अपना फिजिकल कंसोलिडेशन करना है, तो अगर मैं 50,000 ज्यादा खत्म कर देता हूं, मान लो मेरी कमाई 50,000 में 60,000 मैंने खत्म कर दी, तो 10,000 कहीं बाहर से उधार लूंगा, तो डेप्ट में हो जाऊंगा। फिर उस 10,000 पे मैं इंटरेस्ट दूंगा, वो बार बार मैं 4 बार दरवाजे पे आके खड़ा होगा कि तुमने मेरे 10,000 रुपए लिए, वापस लो। हर महीने अगर मैं ऐसा करता हूं तो मैं तो उधार में डूबता चला जाऊंगा। तो फिजिकल कंसोलिडेशन में कैसे करूंगा? मैं ऐसे करूंगा कि मेरी 50,000 अगर कमाई है तो मैं अपने खर्चे 50,000 से कम करने की कोशिश करूंगा। ये फिजिकल कंसोलिडेशन है, वही सरकार यहां पे कर रही है। सरकार की जितनी कमाई है सरकार उतना ही खर्चा करने की कोशिश कर रही है। एक लिमिट से ज्यादा उधार उठाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सरकार 2022-23 में एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी फिजिकल डेफिसिट को 6.4% पे कंटेन करने की कोशिश कर रही है। अगर 2021-22 के लिए रिवाइज एस्टीमेट देखा जाए तो फिजिकल डेफिसिट है 6.9%। सोचिए कितने बुरे हालात हैं। अभी पेंडेमिक से पहले टारगेट 3.3% का था, 3.5% का था, 3% का था, और अब इस साल 2021-22 में फिजिकल डेफिसिट 6.9% है। हम 2022-23 में फिजिकल डेफिसिट 6.4% करने की कोशिश कर रही सरकार, और उस पर भी सरकार को रियायत जा रहा है कि तुम कम खर्चा कर रहे हो। फिजिकल डेफिसिट समझ रहे हो ना? जितनी आपकी कमाई है और जितना आपका खर्चा है, आपके खर्चे और आपकी कमाई के बीच में जितना एक्स्ट्रा डिफरेंस है, ऑब्वियसली बात है कमाई कम है सरकार की, खर्चे ज्यादा है, तो जितने एक्स्ट्रा ज्यादा है उसको आप फिजिकल डेफिसिट बोलते हो, ठीक है ना? वो 6.4% जीडीपी की निकल के आ रही है। तो ये सब बातें यहाँ पे बताई गई। फिर ओवरऑल ये आर्टिकल बोल रहा है कि भैया हेल्थ सेक्टर के लिए सरकार ने यहाँ पे कुछ भी ज्यादा कुछ नहीं किया है। पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कोई अलग से प्लान अनाउंस नहीं किया गया है। एक प्लान अनाउंस किया गया है जिसका नाम है नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। ये मेंटल हेल्थ के इश्यूज को सॉर्ट आउट करता है। बहुत सारे लॉकडाउन लगे हुए हैं, ठीक है, पेंडेमिक के समय पे एंग्जाइटी है, इनको सॉर्ट आउट करने के लिए नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। फिर भाई ओवरऑल अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट सेल्फ रिलायंस की बात करती है, आत्मनिर्भरता की बात करती है। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने यहाँ पे बहुत सारे टैरिफ और पॉलिसी स्टेप्स लिए हैं जिससे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। एक स्पेसिफिक जो बात पे यहाँ पे फोकस किया गया है, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमें ज्यादा चीजें इंडिया के अंदर इंपोर्ट ना करनी पड़े, ये सरकार का यहाँ पे टारगेट है। फिर सरकार ने प्रपोज किया है कि भाई 68% ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस कैपिटल प्रोक्योरमेंट बजट, ये डोमेस्टिक इंडस्ट्री को जाना चाहिए। मतलब कैपिटल प्रोक्योरमेंट आर्म्ड फोर्सेस में भी जो नए वेपन्स, ड्रेसेस वगैरह आर्म्ड फोर्सेस के लिए खरीदी जाएंगी, कम से कम कैपिटल हेड में जितना भी आर्म्ड फोर्सेस पे आप खर्चा कर रहे हो, 68% खर्चा हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री के पास जाए, ठीक है ना? और 32% हम बाहर से कर दें तो चलेगा। अभी क्या कर रहे हैं कि हम लोग बाहर की कंट्रीज पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट चीजों को इंडिया के अंदर इंपोर्ट करने के लिए, वो नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद अभी 2021-22 में देखो तो 58% टारगेट था हमारा डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट का डिफेंस कैपिटल हेड में, ओके, वो हमने 68% कर दिया। फिर टैरिफ रैशनलाइजेशन किया गया है इलेक्ट्रॉनिक्स में, जेम्स ज्वेलरी में, केमिकल इनपुट्स बाय एमएसएमई यूनिट में, कैपिटल गुड्स में, ये सब में यहाँ पे क्या क्या किया गया है? तो भाई टैरिफ रैशनलाइजेशन किए गए हैं। फिर भाई कैपिटल गुड्स में जो बहुत कम इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाती है उसको थोड़ा सा मॉडरेट किया गया है, 7.5% किया गया। बिल्कुल ही कम इंपोर्ट ड्यूटी लगाना सही नहीं है, ये सरकार यहाँ पे बोल रही है। फिर सरकार ने बोला है कि हम वर्चुअल करेंसी के ऊपर टैक्स लगाएंगे। एक तो सरकार ने बोला कि भैया भारत सरकार अपनी खुद की डिजिटल करेंसी इशू करेगी। दूसरा, जो करेंसी वर्चुअल करेंसी क्रिप्टो करेंसी में ट्रांजेक्शन चल रहे हैं इंडिया के अंदर, उनके ऊपर 30% का टैक्स लगाया जाएगा, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे बोला गया है, ठीक। तो कुल मिला के सरकार क्या कर रही है? क्रिप्टो करेंसी के ऊपर भी टैक्स लगा रही है, और साथ साथ भाई जो इंडिया की आरबीआई इशू डिजिटल रुपये होगा उसको भी यहाँ पे लॉन्च कर रही है। तो यहाँ पे शायद सरकार को समझ में आ गया कि क्रिप्टो करेंसी को पूरी तरीके से हम ब्लॉक नहीं कर सकते, ब्लॉक करेंगे तो और ब्लैक मनी फॉर प्रोलिफरेट करेगी, तो बेटर ये रहेगा इसके ऊपर टैक्स लगा दो। हाँ, प्रिसाइजली टैक्स लगाया कैसे जाएगा? तो सरकार का ये बोलना है कि ट्रांजैक्शन की वैल्यू के ऊपर 30% का टैक्स लगा दिया जाएगा। लेकिन ट्रांजैक्शन की वैल्यू के ऊपर 30% का टैक्स लगाना पड़ेगा नहीं बात, या तो भाई सरकार को जाकर रिपोर्ट करो आप कि आपने इतने क्रिप्टो करेंसी खरीदी, आज के साल में आपको इतने रुपए का फायदा हुआ।
अब क्रिप्टो करेंसी किसने खरीदी किसने नहीं खरीदी ये पता कर पाना सरकार के लिए थोड़ा मुश्किल है। लेट्स सी सरकार कैसे पता करता है। हाँ, अगर बात की जाए कि भाई एसेट सेल से सरकार के पास कितना पैसा आया, एसेट सेल मतलब नेशनल एसेट मोनेटाइजेशन प्लान, ओवरऑल आपने सरकारी कंपनियों को बेचा तो उससे आपको पैसा मिला। तो फिजिकल 2022-23 में सरकार का टारगेट है कि भाई एसेट सेल से डिसइन्वेस्टमेंट से 65,000 करोड़ लेके आएंगे। ओके, और अगर आप देखो तो करंट फिजिकल में मतलब 2021-22 में जो रिवाइज टारगेट था सरकार का वो था 78,000 करोड़। ठीक है, तो इस बार सरकार ने एसेट सेल के थ्रू, डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू जो पैसा जुटाने की बात की है वो थोड़ी कम की है, क्योंकि पहले की सरकार की जो डिसइन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज है, जो नेशनल एसेट मोनेटाइजेशन पाइपलाइन है, वो ओवरऑल थोड़ी फेल सी हुई है। और समझिए दोस्तों, सरकार को ये सब खर्चा करने के लिए बजट का 14.95 लाख करोड़ रुपया मार्केट से उठाना पड़ रहा है। अगर देखा जाए तो पिछले साल सरकार को उठाना पड़ा, मतलब इस साल में 2021-22 में सरकार को उठाना पड़ा है 10.46 लाख करोड़ मार्केट से, और 2022-23 में उठाने का प्लान है लगभग 15 लाख करोड़ मार्केट से। तो आप सरकार की प्रॉब्लम्स को भी बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हो। इतना आसान नहीं होता है इकोनॉमी को चलाना, पैसे की जरूरत होती है। दुनिया भर के एक्टर्स आके सरकार पे गरियाते रहते हैं कि तुम खर्चा नहीं कर रहे हो, तुम्हारा बजट अच्छा नहीं है। उनसे ये पूछना बहुत जरूरी कि भाई पैसा लाए कहां से खर्चे के लिए, ये एक बहुत बड़ी चीज है। क्या इंडिया पूरा पूरा बेच दें, क्या उधार में उतर जाए क्या खर्चा करने के लिए, ये भी एक सवाल है। चलिए अगले आर्टिकल चलते हैं। बोल्ड एफर्ट एट पब्लिक इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ। देखिए यूनियन बजट, यहाँ पे आर नागराज साहब ने आर्टिकल को लिखा है, क्योंकि द हिंदू के इकोनॉमिक पंडित्स के आर्टिकल है, तो सरकार के फेवर में तो नहीं होंगे, अगेंस्ट होंगे। देखिए ये क्या पॉइंट दे रहे हैं। यूनियन बजट एक सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेटरी नोट से शुरू हुआ। इन्होंने बोला कि भाई जीडीपी 2021-22 में 9.2% बढ़ेगी, दुनिया भर की इकोनॉमीज में वन ऑफ द बिगेस्ट ग्रोथ आप कह सकते हो। लेकिन नागराज साहब बोल रहे हैं पूरी तो बात बताओ, कौन सी पूरी बात के बारे में बोल रहे हैं। तो पिछले साल जो इकोनॉमी का कॉन्ट्रैक्शन था इंडिया का, वो सबसे कम था। 2021-22 में अगर ग्रोथ हो रही है 9.2% की, तो ये किसके कंपैरिजन में आप कैलकुलेट कर रहे हो? 2020-21 के कैलकुलेशन में, इन कंपैरिजन में। और 2020-21 में फैला था कोरोना, उस समय पे पूरी दुनिया की इकोनॉमी नीचे गिरी थी, और वन ऑफ द हाईएस्ट रेट से इंडिया की इकोनॉमी नीचे गिरी थी। तो 2021-22 के कंपैरिजन अगर आप 2020-21 से करोगे तो आपको 9.2% की ग्रोथ नजर ही आएगी। बट उस ग्रोथ का मतलब क्या है? आप तो कंपेयर करो प्री पेंडेमिक टाइम से। अभी प्री पेंडेमिक टाइम कौन सा है? तो 2019-20 हो गया। 2019-20, हालांकि 2020 के आप कह लीजिए फरवरी और मार्च के महीने में कोरोना फैलना शुरू हो गया था, बट फिर भी 2019-20 की इकोनॉमी से अगर आप कंपेयर करते हो 2021-22 की इकोनॉमी, तो 1.3% का ग्रोथ नजर आ रहा है। अगर ये 9.2% वाली ग्रोथ सही हो जाती है तो, हालांकि वो भी नहीं हो सकती, मुश्किल लग रही है, बहुत मुश्किल लग रहा है कि 9.2% वाली ग्रोथ होगी, क्योंकि ओमिक्रॉन फैल रहा है और ओमिक्रॉन का इंपैक्ट अभी भी पूरी तरीके से वापस नहीं आया है। तो आप कह सकते हो कि हम 2019-20 के लेवल पे ही हैं अभी। जो 2019-20 में हमारी इकोनॉमी का लेवल था, वही 2021-22 के एंड पे आ रहा है। मतलब 2 साल का आउटपुट एक्सपेंशन, 2 साल की ग्रोथ यहाँ पे पूरी तरीके से वाइप आउट हो चुकी है, गायब हो चुकी है। उसके बाद अगर आप देखो तो प्राइवेट कंजम्पशन यहां पे डिक्लाइन हो गई है। अगर आप एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी देखो तो फाइनेंशियल ईयर 2020 में जो प्राइवेट कंजम्पशन थी एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, और फाइनेंशियल ईयर 2022 में जो है, 2022 वाली 2020 के कंपैरिजन में 3 परसेंटेज पॉइंट्स कम है। तो ओवरऑल इस सिनारियो में जब पर कैपिटा इनकम कम है, हमारा आउटपुट एक्सपेंशन कम है। आउटपुट मतलब कि हमारे इंडिया कितना सामान बना रहा है, हम ओवरऑल फिनिश प्रोडक्ट्स कितने बना रहे हैं, इसको आप आउटपुट बोलोगे। तो आउटपुट हमारा कम हो गया। अभी इस आउटपुट को कम करने के लिए या तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आए या पब्लिक इन्वेस्टमेंट आए। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही तो पब्लिक मतलब सरकार इन्वेस्टमेंट करे। अब सरकार कितना इन्वेस्टमेंट कर रही है? अगर आप दुनिया का एग्जाम्पल लो तो यूएस ने अपनी जीडीपी का 10% पब्लिक इन्वेस्टमेंट में लगाया है अपने आउटपुट को रोर कराने के लिए, और उनका आउटपुट बढ़ा है। उसके कंपैरिजन में अगर आप इंडिया की बात करो तो देखिए इंडिया के लिए क्या लिखा है। द बजट सीक्स टू बूस्ट पब्लिक इन्वेस्टमेंट बाय 35.4% एट करंट प्राइसेस ओवर लास्ट ईयर टू रेज इट्स शेयर इन जीडीपी टू 2.9% फ्रॉम 2.2 लास्ट ईयर। पिछले साल जो जीडीपी थी हमारी 2000, पिछले साल मतलब अभी की बात करो, 2021-22 में जितनी जीडीपी है उसका 2.2% सरकार का पब्लिक इन्वेस्टमेंट था, और 2022-23 की जितनी एक्सपेक्टेड जीडीपी है उसका लगभग 2.9% सरकार
पब्लिक इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश कर रही है। मतलब सरकार खुद अपनी जेब से पैसा निकाल के इंफ्रास्ट्रक्चर में, रोड में और कैपिटल लेड इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, तो ये तो हो गया केंद्र की सरकार की बात। और राज्य की सरकारों की बात को भी यहां पे आप कह रहे हो पुश दे रही है। बहुत सारे राज्य की सरकारों को भी इंसेंटिव्स दिए केंद्र की सरकार ने। तो केंद्र की सरकार का प्लान है कि भैया लगभग 2.9% तो हम जीडीपी का खत्म करेंगे, ठीक है ना, फॉर कैपिटल ग्रोथ एज अ पब्लिक इन्वेस्टमेंट। और हम चाहते हैं कि राज्य की सरकारें भी करें। तो राज्य की सरकारों को जो भी मदद मिल रही केंद्र की सरकार से, तो टोटल आप कह सकते हो कि 4% से ज्यादा ये एक्सपेक्टेड है कि एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी हम पब्लिक इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। और अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो फिर जैसा जैसा हमारा, आप कह लीजिए कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट आएगी, सरकारी इन्वेस्टमेंट आएगी, मार्केट सेंटीमेंट अच्छा होगा, कम इंटरेस्ट लोन पे पैसा मिलेगा, तो प्राइवेट सेक्टर भी आके यहाँ पे पैसा खत्म करना शुरू होगा। तो ये एक अच्छी चीज देखने में नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पे फिर वही सवाल उठा रखा है नागराज साहब ने कि भैया देखो, आप जितना भी पब्लिक इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की बात करो, सरकार तब तक पैसा खत्म कर सकती है जब तक उसके पास पैसा है। अगर उसके पास पैसा नहीं है तो सरकार क्या करेगी, ये एक बड़ी बात है। तो हमारे पास सरकारी जो इनकम है वो या तो टैक्स इनकम है, या फिर आप कह सकते हो एडिशनल टैक्स या नॉन टैक्स रेवेन्यू। एडिशनल टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू में क्या होता है, तो नॉन टैक्स रेवेन्यू में आप कह सकते हो भाई आते हैं डिसइन्वेस्टमेंट, एडिशनल टैक्सेस में आपके सेस वगैरह आ जाते हैं। तो ये सब ओवरऑल जो कमाई है सरकार की, वो किस हद तक पब्लिक इन्वेस्टमेंट को फाइनेंस कर सकती है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेट्स सी किस हद तक चीजें हो पाती हैं। फिर ओवरऑल ऑथर यहाँ पे लिख रहे हैं, अपनी मेमोरी को रिफ्रेश करते हैं। पिछले साल का जब बजट आया था तब इन्होंने कहा था कि फिगर्स इंप्रेसिव हैं, लेकिन इस लेवल के इन्वेस्टमेंट को रियलाइज कर पाना मुश्किल है। और ये बता रहे हैं कि पिछले साल में भी सरकार ने कुछ ऐसे ही टारगेट्स दिए थे, लेकिन जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट था वो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में केवल 0.2% ऑफ जीडीपी बढ़ा है। तो आप कितने भी अच्छे टारगेट्स दे लो, आप ग्राउंड लेवल पे वो टारगेट्स इंप्लीमेंट कर पा रहे हो तो ही उनको देने का मतलब है, नहीं तो बस वो सिर्फ एक नंबर गेम बन के रह जाता है। ये सब बातें ओवरऑल यहाँ पे बताई जा रही हैं। फिर ऑथर एक और चैलेंज बता रहा है। तो ऑथर ये बोल रहा है कि भाई इंटरनेशनली भी चीजें बदल रही हैं, इंटरनेशनल मार्केट में जो ऑयल प्राइसेस हैं वो बढ़ रही हैं। फिर यूएस फेडरल रिजर्व अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है। तो यूएस फेडरल रिजर्व का इंटरेस्ट रेट मतलब इंडिया का रेपो रेट, उनका इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो उनकी मार्केट में पैसा हाई इंटरेस्ट रेट पे पहुंचेगा। जब वो हाई इंटरेस्ट रेट पे पहुंचेगा तो अगर वो मार्केट छोड़ के इंडिया के अंदर आता भी है तो भी वो हाई इंटरेस्ट रेट पे आएगा। और हाई इंटरेस्ट रेट का पैसा इंडिया के किसी काम का नहीं है, क्योंकि फिर हमें उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है ना। देखो एक सस्ते बहुत, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो मुझे आज एक कार मिलनी है। अब मैं कार का लोन लेने गया पंजाब नेशनल बैंक में, मुझे वो बोल रहा है भाई 8% में मिलेगा आपको लोन। और वहीं पे अगर मुझे एसबीआई बोलता है कि 6% पे आपको लोन मिलेगा, तो मैं कहां से लूंगा, एसबीआई से लूंगा। तो हमें उधार लेना, इंटरेस्ट पे लोन उठाना तब तक अच्छा लगता है जब तक हम उसके लिए कम ब्याज दें। जैसे ज्यादा ब्याज हो जाएगा हमारा लोन लेने का जो इंटरेस्ट है वो चला जाएगा। सेम गोज फॉर इंडियन इकोनॉमी, और जो भी हमारे बोरोवर्स हैं इंडियन सरकार की आप बात कर लो, फेडरल रिजर्व ओवरऑल यूएस के मार्केट से पैसा उठा रहे हो, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो वहां से पैसा उठाना आपको ज्यादा सही नहीं लगेगा। फिर ओवरऑल मनरेगा की बात की जाए तो देखिए इस बार तो जो मनरेगा का बजट है कुछ कुछ हद तक पिछले साल जैसा ही है, उसको हम अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आप 2021-22 का मनरेगा एलोकेशन देखोगे तो वो 2020-21 के कंपैरिजन में 25% कम हो गया था। तो यहां पे ओवरऑल सोशल सेक्टर स्पेंडिंग को अगर प्रायोरिटी देने की बात की जाए तो सरकार एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही है सोशल एक्सपेंडिचर के अंदर, और आप कह लो फिजिकल कंसोलिडेशन के रिस्पेक्ट में। क्योंकि एक लिमिट से ज्यादा अगर आप सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर करोगे तो सरकार की ऑब्वियस सी बात है फिजिकल कंसोलिडेशन का जो रोड मैप है वो बिगड़ जाएगा। फिर ऑथर यहां पे बोल रहा है कि जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, ये लगभग 15% के आसपास घूम रहा है। एनुअल जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट है वो आप कह सकते हो कि 2015-16 में 13.1% थी, 2020-21 में 7.2% पे आ गई है। और ये कम होने की वजह क्या है, तो कम होने की वजह, एक वजह यहां पे बताई गई है कि भाई जो टू व्हीलर की सेल है वो गिर गई है। अगर आप 2021 में देखो तो जो टू व्हीलर सेल है वो 11.77 मिलियन यूनिट्स हुई है। ओके, और 2014 से 11.9 मिलियन यूनिट्स कम टू व्हीलर्स बिकी है। तो ओवरऑल अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें
तो 2014 के लगभग पे जो चल रहा था उसके रिस्पेक्ट में आज की डेट में जो हो रहा है उसमें काफी कम ग्रोथ देखने को मिल रही है। मोस्ट प्रॉब्ली शायद ये कांग्रेस को बीजेपी के साथ कंपेयर कर रहे हैं। 2014 में कांग्रेस की सरकार खत्म हुई थी और अब 2019, 20, 21 में बीजेपी की सरकार है, तो मोस्ट प्रॉब्ली इनडायरेक्ट तरीके से शायद ये कंपैरिजन करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे कोई लॉजिक समझ में नहीं आ रहा कि 2014-15 के डाटा को 2021 से कंपेयर कर रहे हैं। फिर यही ऑथर अपनी चीज को कंटिन्यू कर रहे हैं कि भाई हमारी इकोनॉमी में लैक ऑफ डिमांड हो, जब तक लैक ऑफ डिमांड रहेगी तब तक ऑब्वियस सी बात है डिमांड के रिस्पेक्ट में जो चीजें बनाने वाले लोग हैं वो भी इकोनॉमी में नहीं आएंगे। जब चीजों की डिमांड बढ़ेगी, लोग खरीदने के लिए मार्केट में खड़े हैं, तो ही तो बनाने वाला आएगा। जब खरीदने वाला ही नहीं तो बनाने वाला कौन आएगा? और इसके लिए क्या है कि कैपिटल और इंटरमीडिएट गुड्स में चाहिए पब्लिक इन्वेस्टमेंट, वो देखिए यहां पे आ नहीं पा रहा है। भले भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत का कॉल दिया है, लेकिन उसके बाद भी जो हमारी डिपेंडेबिलिटी है चाइना के ऊपर इंपोर्ट्स को लेके वो बढ़ी है। 2018 में हमारी ट्रेड डेफिसिट चाइना के साथ थी 57.4 बिलियन, 2021 में है 64.5 बिलियन। और फिगर्स आपको तब ज्यादा खराब लिखेंगे जब आप हांगकांग से इंपोर्ट्स को काउंट कर लोगे। देखिए हांगकांग को एक अलग ट्रेड एरिया माना जाता है, चाइना को अलग माना जाता है। हांगकांग से जो इंपोर्ट इंडिया के अंदर आ रहा है और चाइना से जो इंपोर्ट इंडिया के अंदर आ रहा है, दोनों को अगर आप काउंट कर लोगे तो भैया प्रॉब्लम हो जाएगी। समझ गए? अभी तो हम चाइना के साथ ही ट्रेड डेफिसिट कैलकुलेट कर रहे हैं तो 50, 60, 70 बिलियन डॉलर पहुंच रही है। कहीं हांगकांग वाली भी काउंट करने लग गए तो काम गड़बड़ हो जाएगा। और हांगकांग आपको पता है कि चाइना के कंट्रोल के अंदर है। हांगकांग तो चाइना का ही है ना भाई, ये तो आपको मालूम ही है। फिर भाई हमारे यहाँ पे किया क्या गया इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम करने के लिए? तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जैसी स्कीमें लॉन्ग टर्म में फंक्शनल होती हैं, वो एकदम से जवाब नहीं दे सकती। भले पीएलआई स्कीम के अंदर कॉर्पोरेट्स को पॉइंट आउट किया गया है, पीएलआई के अंदर फैक्ट्रीज वगैरह काम करना शुरू की हैं, कुछ फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आया है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुआ है, नो डाउट। बट एक्चुअली में पीएलआई स्कीम कितनी इफेक्टिव है इसको पता करने में 4 से 5 साल लग जाएंगे। जैसे कि मेक इन इंडिया स्कीम थी ना भाई, 2014-15 में शुरू की गई थी कि भाई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को जीडीपी में 25% तक लेके जाएंगे, 100 मिलियन जॉब्स और क्रिएट करेंगे। 100 मिलियन जॉब्स भले ही नहीं हुई है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भले ही 25% तक ना पहुंचा, बट फिर भी कहीं ना कहीं हमें थोड़ी बहुत ग्रोथ देखने को मिली है। इसी प्रकार की ग्रोथ को पीएलआई सेक्टर में देखने के लिए हमें अभी और बहुत साल इंतजार करना पड़ेगा। और बहुत साल मतलब 3-4 साल तो इंतजार करना ही पड़ेगा। तो कुल मिला के काम की इतनी बातें देखिए यहाँ पे बताई जा रही है। फिर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, ये वर्ल्ड बैंक वाली इसके बारे में बात की जा रही है, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए अलग से मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। अपने नेक्स्ट आर्टिकल में चलते हैं। अगला आर्टिकल है बिग ऑन होप्स शॉर्ट ऑन आइडियाज। ये शायद वही रिपीट हो गया है, एक मिनट मैं देखता हूँ। जी हाँ, मैं तीसरा आर्टिकल खोलता हूँ, एक मिनट। ये है आज का हमारा तीसरा और आखिरी आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे। टेक अवे इज द गुड इंफ्रास्ट्रक्चर पुश। यहाँ पे फिजिकल कंसोलिडेशन की बात की जा रही है। देखिए यूनियन बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर में पैसा बढ़ाया गया है, ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप देखा जाए क्या लिखा हुआ है, पर्टिकुलरली सिंस 45.2% फिजिकल डेफिसिट इज बीइंग डिवोटेड टू फाइनेंस कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखिए सरकार हर साल उधार तो उठाती है, केवल इंडिया की सरकार नहीं, दुनिया की बहुत सी सरकारें उधार उठाती हैं, ओके। लेकिन आप उधार किस चीज के लिए उठा रहे हो ये भाई जरूरी है जानना। आप उधार अपने डेली मर्रा के खर्चे के लिए उठा रहे हो या फिर किसी बड़ी चीज के लिए? जैसे मैं हूं, अब मैं मान लीजिए मैंने मार्केट से पर्सनल लोन ले लिया 4 लाख रुपए का। अब ये 4 लाख रुपए से मैंने जाके एक बैंकॉक की ट्रिप मार ली, मैं कहीं घूमने चला गया, मैंने एक छोटी सी कार की ईएमआई पे कर दी, या मैंने एक महंगा फोन खरीद लिया, एक तो ये खर्चा कर दिया मैंने, तो ये तो हो गया करंट एक्सपेंडिचर, इसमें कोई एसेट्स जनरेट नहीं हुए। दूसरा मैंने क्या किया कि मैंने इस 4 लाख रुपए को किसी बिजनेस में लगा दिया, या फिर कह लीजिए कि मैंने इस 4 लाख रुपए से एक घर की आप कह लीजिए डाउन पेमेंट कर दी और मैंने घर खरीद लिया, तो ऐसे मैंने एसेट्स पैदा किए, तो वो हो गया कैपिटल। जब आप एसेट्स क्रिएट करने वाला खर्चा करते हैं तो उसको बोला जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। इस बार ऐसा बोला जा रहा है कि टोटल फिजिकल डेफिसिट होगी उसका 45% कैपिटल हेड में खर्च किया जाएगा, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। 2022-23 के रिस्पेक्ट में देखिए यहां पे ओवरऑल सेंटर की अप्रोच की बात कर रहा हूं, स्ट्रक्चरल शिफ्ट की बात की जा रही है। सेंटर का जो 2022-23 का बजट, वैसे बता दूं सी रंगराजन साहब ने इस आर्टिकल को लिखा है, फॉर्मर रिजर्व बैंक के गवर्नर रह चुके हैं, तो इनके पॉइंट्स काफी वैलिड हैं। ये क्या बोल रहे हैं कि भाई 2022-23 का बजट नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट दिखाता है 11.1% की, और रियल जीडीपी ग्रोथ रेट दिखाता है 8 से 8.5% की। अब ये बोल रहे हैं कि रियल जीडीपी ग्रोथ रेट 8 से 8.5% की होनी मुश्किल है, क्योंकि क्या है कि इसी साल 2021-22 में हम सोच रहे हैं 9.2% होगी। अब बेस इफेक्ट जा चुका है, मतलब 2020-21 में जो कम जीडीपी थी उसकी वजह से 2021-22 की जीडीपी ज्यादा दिख रही है। अब 2021-22 में ज्यादा जीडीपी नहीं है, तो 2022-23 की जीडीपी 2021-22 के रिस्पेक्ट में उतना नहीं बढ़ेगी, तो 8 से 8.5% ग्रोथ रेट होगी, ये बोलना थोड़ा मुश्किल होगा।
बेटर फिगर ये रहेगा कि आप 7 से 7.5% की ग्रोथ बताओ जीडीपी की 2022-23 में, ऐसा रंगराजन साहब बोल रहे हैं। फिर यहां पे इम्प्लिसिट प्राइस डिफ्लेटर की बात हो रही है, जीडीपी डिफ्लेटर की बात हो रही है। जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, फिर से बताता हूं। मान लीजिए 2020-21 में इंडिया की जीडीपी थी 100 रुपए, ठीक है ना, और 2020-21 में 100 रुपए थी, 2021-22 में हो गई 120 रुपए। तो ऐसा दिख रहा है कि 20% जीडीपी बढ़ गई, बट 20% नहीं बढ़ी है। अगर 7% का मान लो इन्फ्लेशन है, आज एक चीज मान लो, मेरे पास एक फोन है 10,000 रुपए का, अगले साल मान लो वही फोन आपको 12,000 रुपए का मिल रहा है, तो थोड़ा बहुत जो प्राइस इंक्रीज हुआ है वो इस वजह से हुआ है चूंकि महंगाई बढ़ी है। तो अगर 20% ओवरऑल नॉमिनल टर्म्स में जीडीपी की इंक्रीज दिख रही है, लेकिन 7% महंगाई है, तो एक्चुअली में रियल जीडीपी का जो इंक्रीज है वो 13% है। तो कुल मिला के अगर आप देखो तो नॉमिनल जीडीपी अगर सीधे सीधे आप पैसों की वैल्यू के हिसाब से कंपेयर करें तो 11.1% का बताया जा रहा है सेंटर के द्वारा, और 8.5% की लगभग रियल जीडीपी में ग्रोथ बताई जा रही है। ऑथर यहां पे बोल रहा है कि आप 7 से 7.5% की रियल जीडीपी ग्रोथ रेट मानो, और अगर आप इन्फ्लेशन मानते हो, प्राइस डिफ्लेटर मानते हो 5% का, तो कुल मिला के जो जीडीपी आपको नॉमिनल ग्रोथ दिखेगी वो 13% की दिखेगी। समझ गए क्या हुआ? समझो, मैं बताता हूं। 100 रुपए मान लो थी 2021-22 में, 113 रुपए हो गई आपकी कब? 2022-23 में। उस 113 रुपए में 5% तो इन्फ्लेशन है, वो 5% हटा दिया तो कितना बचा? 7.5 से 8%। समझ गए बात को? तो 5% का अगर आप इन्फ्लेशन मानो तो आप जीडीपी प्राइस डिफ्लेटर से उस इन्फ्लेशन के इफेक्ट को कम करोगे, और 7.5% की आपकी इफेक्टिव रियल जीडीपी ग्रोथ हो गई, तो टोटल ग्रोथ आपको एक्चुअल पैसों के टर्म्स में 13% नजर आ रही है, बट वो 13 नहीं है। एक्चुअली रियली क्या है कि आपको इन्फ्लेशन कम करना पड़ेगा। तो यहां पे ऑथर एक्सपेक्ट कर रहा है कि 13% की टोटल नॉमिनल ग्रोथ, उसमें से भाई 5% आपने इन्फ्लेशन हटा दिया तो बच कितना गया? रियल जीडीपी 7.5% से 8% की रियल जीडीपी ग्रोथ रेट होगी। अगर इतना भी निकल आता है तो बहुत बढ़िया है। फिर टैक्स बॉयंसी की, मतलब कितना आपकी जीडीपी बढ़ी और उसके रिस्पेक्ट में कितना आपका टैक्स कलेक्शन बढ़ा। तो भाई जो ग्रॉस और नेट टैक्स रेवेन्यू है 2021-22 रिवाइज्ड एक्सपेंडिचर, रिवाइज एस्टिमेट के हिसाब से, अब 21-22 खत्म नहीं हुआ है, तो ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा 24.1% से, नेट टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा 23.8% से, और इसकी टैक्स बॉयंसी कितनी निकल के आ रही? 1.4%। मतलब आपका एक यूनिट जीडीपी बढ़ा, उससे टैक्स कितना बढ़ा, तो इसका जो रेशियो निकल के आता है वो निकल के आता है 1.4। अगर जितना ज्यादा है बॉयंसी उतना अच्छा है। तो मतलब अगर एक यूनिट जीडीपी बढ़ रही है तो 1.4 यूनिट आपका टैक्स कलेक्शन बढ़ रहा है। इस साल 2022-23 में ऐसा बोला जा रहा है कि बॉयंसी होगी 0.9%, लेकिन बॉयंसी आगे आने वाले समय में अच्छी हो जाती है, अच्छी हो सकती है, क्योंकि इकोनॉमी फॉर्मलाइज हो रही है, टैक्स एसएससीज बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो आगे आने वाले समय में हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बॉयंसी हो लगभग 1.1%, और ओवरऑल जो नॉमिनल ग्रोथ रेट है जीडीपी की वो हो 13%। तो इस रिस्पेक्ट में जो टोटल ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू निकल के आएंगे वो 13 इंटू 1.1 कर दो तो 14.3 निकल के आएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया टैक्स में जितने कलेक्शन हुए डिवाइडेड बाय जीडीपी ग्रोथ रेट, वो निकल के आता है टैक्स बॉयंसी। तो टैक्स कलेक्शन को आपने न्यूमरेटर में रखा, 13% को डिनोमिनेटर में रखा, इज इक्वल टू 1.1। तो टैक्स कलेक्शन कितने से बढ़े? 14.3% से। तो ये एक्सपेक्टेशन है। अब एक्चुअली में कितने बढ़ेंगे वो तो भाई आगे आने वाले समय में ही पता चलेगा। कुल मिला के अगर आप देखो तो जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो बढ़ रहा है 4.6% से, जिसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है 0.9% से, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है 24.5%। तो इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है कि हमारी इकोनॉमी में एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट हो रहा है, और इस स्ट्रक्चरल शिफ्ट में हम अपने बढ़ते एक्सपेंडिचर में ज्यादा पैसा खत्म कर रहे हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर में, और कम पैसा खत्म कर रहे हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। अभी के लिए मैं इस डिस्कशन को यहां खत्म करता हूं दोस्तों, मैं कंटिन्यू करूंगा बजट पे, अभी और बहुत बातचीत होगी। ओके, ये तो मैंने आपको बस एक ट्रेलर दिया, बजट पे अभी और बहुत सी टॉपिक्स मैं डिस्कस करने वाला हूं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ लेक्चर शेयर करिएगा। आई होप आपको कुछ ना कुछ यूजफुल जानने को मिला हो, यही टारगेट रहता है कि कुछ ना कुछ आपको यूजफुल बताऊं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, दोनों चीजों का लिंक दिया हुआ है, और हो सके तो ज्वाइन बटन दबा के हेल्प करें। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय।